हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था पदार्थ की अवस्थाएं, गुण और मिश्रण। तो उसकी अवस्थाओं के बारे में, गुण के बारे में हम देख चुके थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि पदार्थ जो है वो हमें और किस किस फॉर्म में मिलता है, किस किस रूप में हम उनकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेनली जो हमारे पदार्थ होते हैं, अगर हम उन्हें रासायनिक तौर पर बांटें, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर हम उन्हें बांटते हैं तो मेनली हमारे पास ये तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। क्या? सबसे पहले होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, नेक्स्ट होते हैं कंपाउंड्स, और थर्ड वन इज मिक्सचर्स। अब एलिमेंट्स को हिंदी में हम बोलते हैं तत्व, कंपाउंड्स को बोला जाता है यौगिक, और मिक्सचर्स को बोला जाता है मिश्रण। ये इनके तीन नाम हैं। अब क्या क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में, एक एक करके समझते हैं। देखिए, तत्व क्या है? तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसमें केवल और केवल आपको एक ही टाइप के एटम्स, यानी कि एक ही टाइप के जो परमाणु होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ अगर Fe किसका सिंबल है हमारे पास? लोहे का, लोहे यानी कि आयरन का। तो अगर मैं इस लोहे की बात करती हूँ तो लोहे के अंदर जो मुझे एटम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जो परमाणु मुझे देखने को मिलेंगे, वो एकदम सेम तरह के होंगे। यानी कि अगर उनका साइज मैंने ये माना है तो सेम ही साइज के एटम्स, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होंगे वो सेम होंगे, उनमें जो प्रोटॉन्स की संख्या होगी वो सेम होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। तो वो क्या है हमारे पास? एक तरह से एक लोहे का हो गया। ऐसे ही मान लो, इसमें मैंने एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H है। अब अगर मैंने मान लिया कि हाइड्रोजन का सिंबल जो है मेरा इतना बड़ा होता है, तो ये जो हाइड्रोजन होगा ना, इसके सारे ही जो अणु होंगे वो इतने बड़े होंगे, ठीक है, इस तरीके से। मतलब एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है? जो कि केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना एक तरह से प्योर सब्सटेंस जिसे हम कह सकते हैं। तो वो क्या है? वो है हमारे पास एलिमेंट। अब इसके बाद हम चलते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड्स की तरफ। नाम से ही समझ में आ रहा है, योग यानी कि किसी भी चीज का क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तरह से कोई रिलेशन बन रहा है, किसी चीज का योग हो रहा है, सम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा तत्व हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात होती है यौगिक की, कि हमेशा हमें फिक्स प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा। अब इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर का जो सिंबल होता है हमारे पास H2O होता है। अब ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर का सिंबल है H2O, चाहे तो मैं इसे समुद्र के पानी की बात कर लूँ, ठीक है, चाहे मैं जो हमारे घरों में नलों का पानी आता है उसकी बात कर लूँ, चाहे मैं ट्यूबवेल के पानी की बात कर लूँ, चाहे मैं क्या कहते हैं, कुएं के पानी की बात कर लूँ, ठीक है। मतलब मैं दुनिया के किसी भी पानी की बात करती हूँ, चाहे वो इंडिया का पानी हो, चाहे अमेरिका का पानी हो, पाकिस्तान का पानी हो, तो हमेशा जो मेरे पास पानी मुझे मिलेगा वो हमेशा H2O की फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब जब हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें वाटर मिलेगा, और ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब आप सोचोगे कि भाई समुद्र का पानी तो पीने लायक नहीं होता, लेकिन हमारे घर में जो पानी आता है वो तो हम पी सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? मिनरल्स का डिफरेंस है, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका डिफरेंस है। कि जो हमारे समुद्र में सॉल्ट्स होते हैं समुद्र के पानी में वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो हम उसको पानी को पी नहीं सकते। लेकिन जो हमारे घरों में पानी आता है उसमें एज कंपेरिजन टू समुद्र के पानी के जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए हम उसको पी पाते हैं। और जो मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो मिनरल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उस पानी को पीते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक बात हमें समझ में आ गई कि जब भी आप हाइड्रोजन वाटर को देखोगे तो आपको यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जब भी मैं बोलूँगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा आपको CO2 की फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। कभी ऐसा तो नहीं है ना कि इसको भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड बोला होगा, नहीं। अगर मैंने कहीं CO लिखा देख लिया तो उसका मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो क्या है हमारे पास, ये है कंपाउंड। यानी कि जब हमारे पास फिक्स रेशो में, फिक्स प्रोपोर्शन में चीज़ें मिलती हैं और एक कोई तत्व, कोई सब्सटेंस बनाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं मिक्सचर्स की तरफ, ठीक, मिक्सचर्स की तरफ। अब मिक्सचर्स में क्या होता है?
मिक्सचर्स में ना कोई भी रेशो फिक्स नहीं होता, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती। जैसे कि जब हम शिकंजी बनाते हैं घर में, ठीक है, तो हम सबके शिकंजी बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन हम कहते हैं उसको शिकंजी है। मान लो किसी को ज़्यादा चीनी पीना पसंद है, किसी को तेज़ नमक पीना पसंद है, किसी को सोडे वाली पसंद है, ठीक है, किसी को काले नमक वाली शिकंजी पसंद है, तो वो सब क्या है, मिक्सचर है। अब जैसे अगर हम घर में भी शिकंजी बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब हमारे घर में भी मान लो अगर 4 लोग हैं तो चारों का शिकंजी बनाने का तरीका अलग होगा, तो वो क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, वो क्या है, मिक्सचर। जब किसी भी चीज़ का जो अनुपात है, रेशो है, प्रोपोर्शन है, जब फिक्स नहीं होता तो वो सब चीज़ें किस में चली जाती है, मिश्रण में चली जाती हैं। अब जो मेनली हमें यहाँ पे चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है मिश्रण के प्रकार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें उससे पहले क्या देखना है, यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारा अनुपात होता है ये हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि जो अनुपात होगा यहाँ पे वो हमेशा निश्चित रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, अनिश्चित अनुपात हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, अनिश्चित अनुपात हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर वाटर का एग्जांपल लिया तो वाटर हमारा किस किस चीज़ से मिला है, एक तो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड में खास बात होती है कि जब ये वाटर बन गया तो ना तो ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को दिखाएगा और ना ही ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ को दिखाएगा, बल्कि इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, एक नई चीज़ को जन्म दे दिया। जैसे कि हमारे पास एक समास होता है ना हिंदी में, बहुव्रीहि समास, उसमें क्या होता है कि एक जो दो शब्द मिलके किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी वही सेम बात है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना, लेकिन ना तो उसके अंदर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होंगी और ना ही उसके अंदर ऑक्सीजन की होगी, बल्कि उसके अंदर एक तीसरे चीज की प्रॉपर्टी होंगी, वो किसकी होंगी, वाटर की। लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लो कि मैंने कोई भी एक मिश्रण बना लिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो इसके तत्व है उसमें उसकी ही प्रॉपर्टीज विद्यमान रहती हैं, ठीक। इसके बाद एक जो लास्ट डिफरेंस इसमें मेनली देखा जाता है कि अगर मुझे इसको ब्रेक करना है, ठीक है, मुझे इस H2O को ब्रेक करना है, इसको अलग अलग करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रासायनिक क्रिया का हेल्प लेनी पड़ेगी। रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से ही मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर हम इसको भौतिक क्रियाओं की मदद से भी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी हम इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अभी आगे वाले चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम मिश्रणों का पृथक्करण कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि केमिकल कौन सी होती है कि जब हम केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, लेकिन फिजिकल कौन सी होती है जिसमें जो हमें कोई कोई केमिकल रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वो सब हमारी कहाँ कहलाती हैं, फिजिकल तरीके कहलाते हैं, भौतिक तरीके कहलाते हैं। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। अब हम चलते हैं यहाँ से मिक्सचर्स की तरफ। अब हम देखते हैं मिश्रण के प्रकार। तो मेनली जो हमारे मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक हमारे होते हैं होमोजीनियस और नेक्स्ट होते हैं हेट्रोजीनियस, जिसको हिंदी में बोला जाता है समांगी और विषमांगी। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो देखो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है आपकी बुक्स में। क्या कि मान लो आपको 2 ग्लासेस लेने हैं, ठीक है, एक ग्लास में आपने क्या करा, नमक को घोला, और एक ग्लास में आपने क्या करा, रेत ले ली और उसको घोलने की कोशिश करी। तो आप देखोगे कि नमक तो एक टाइम के बाद घुल जाएगा और एक तरह से पानी में से गायब हो जाएगा, मतलब अब आप नमक को नहीं देख पाओगे। लेकिन आप चाहे रेत को कितना भी घुमा लो, कितना भी घुमा लो, लेकिन वो रेत उसमें सॉल्यूबल नहीं होगा, यानी कि आप पानी को और रेत की पार्टिकल्स को अलग अलग आराम से देख सकते हो, ठीक। तो जो हमारा नमक वाला सोल्यूशन था, ठीक है, नमक वाला जो विलयन था वो कौन सा था हमारे पास, होमोजीनियस। लेकिन जो रेत वाला विलयन था हमारे पास वो था विषमांगी, ठीक है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे विलयक होता है उसको हम आराम से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम विलयक को और विलय को एक साथ ही देखते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो कहलाता है हमारे पास समांगी मिश्रण। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनको आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और ये वाले जो क्वेश्चन है जो मैं आपको स्पेशल केसेस बता रही हूँ, यहीं से आपके एग्जाम में मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यूपी टेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया था क्वेश्चन कि जो एयर है वो एक प्रकार का क्या है, ठीक है, वो एक प्रकार का तत्व है, मिक्सचर है तो वो किस प्रकार का मिक्सचर है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन दूध पर भी, मिल्क पर भी पूछा जाता है कि मिल्क किस प्रकार का सोल्यूशन है। तो अगर आप ऐसे मिल्क के बारे में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि समांगी है, ठीक है, सब कुछ उसमें इक्वल है, लेकिन एक्चुअल में वो समांगी नहीं होता, बल्कि हम उसको विषमांगी में यानी कि हेट्रोजीनियस में रखते हैं, यानी कि मिल्क,
यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे कि जो दूध है वो हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दूध में मिलने वाले हमारे पास चीज़ें होती हैं वो दोनों ही किस फॉर्म में, एक तो दूध खुद और जो दूध में मिलने वाली चीज़ें होती हैं वो भी, वो केवल किस फॉर्म में होती हैं, द्रव फॉर्म में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। यानी कि यहाँ पे जो विलय है और विलयक है आपका, ठीक है, वो दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत उसको रखा जाता है। इसी प्रकार से एक समांगी मिश्रण का भी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर का भी स्पेशल केस है जिसको हम बोलते हैं एलॉय। एलॉय, ठीक, इसको हिंदी में भी इसी तरीके से लिखा जाएगा एलॉय। एक बार आप देख लेंगे एलॉय, ठीक है। अब एलॉय में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना हमारे घर में जब तांबे के बर्तन होते थे तो उसमें क्या होता था, पीतल और जो जिंक होता है, ठीक है, जो ब्रास के बर्तन होते थे हमारे घर में जिसको हम यूज़ करते थे वो किससे मिलके बना होता था, पीतल से और जिंक के मिक्सचर से। तो इसमें अब क्या करते हैं हम एलॉय को बनाने के लिए, किसी भी एलॉय को बनाने के लिए, कि जो हमारे पास दो धातु है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी किसकी बात करी, जिंक की और कॉपर की बात करी, तो इसको क्या होता है, पिघला के एक दूसरे में मिक्स किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो हम गोल्ड की ज्वेलरीज पहनते हैं या हम सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, वो भी एक प्रकार का हमारे पास एलॉय होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, गोल्ड की और किसकी, कॉपर की मिक्सिंग करवाते हैं। तो बिल्कुल ये घोल के ना, ठीक है, क्या होता है कि हम उससे कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एलॉय कहलाता है। अगर मैं वैसे गोल्ड की ज्वेलरी की बात करूँ तो मेनली वहाँ पे टाका लगाने के लिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि गोल्ड बहुत अपने आप में एक बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, क्योंकि वो टूट सकती है गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो जितने भी आप जैसे कि स्टेनलेस स्टील देखते हो, जो हमारे घर में हम आज के टाइम में स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा एक तो पहले स्टील के बर्तन होते थे और अभी आप देखते हो कि बर्तनों पे लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील है ना वो भी एक प्रकार का एलॉय है, जिसमें कि हमारा क्रोमियम, निकल और आयरन, बहुत सारी 7-8 मेटल्स होते हैं जिसको कि मिला के मिक्स किया जाता है ताकि उसमें आसानी से जंग ना लग सके। देखो एलॉय क्यों बने, एलॉय इसलिए बने ताकि जो हमारे पास धातु है, ठीक है, हम उसको और मजबूती दे सके, ठीक है। इसलिए एलॉय बनाए जाते हैं कि मान लो अगर मुझे किसी मेटल की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी हो उसमें और वो चीज़ें, वो प्रॉपर्टीज़ ऐड करवानी हो जो कि मुझे उसमें चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, उसी मेटल का एलॉय बना देते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो अगर अब क्वेश्चन आता है कि मिल्क किस प्रकार का मिक्सचर है तो ध्यान रखिएगा वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और अगर पूछा जाता है कि एलॉय किस प्रकार का मिक्सचर है तो वो आपका होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि अगर ये मिश्रण तो अब हमने बना लिए, इतना सारी सब चीज़ें तो हमने मिला ली, लेकिन अगर इन चीज़ों को हमें सेपरेट करना हो, अलग अलग करना हो, इनका पृथक्करण करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम समझते हैं पृथक्करण को। तो देखिए पृथक्करण का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मिश्रण है और उस मिश्रण में क्या होगा, बहुत सारे तरीके के पदार्थ होंगे, तो जब हम इन सारे पदार्थों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, इनको सेपरेट कर देंगे, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण बोलते हैं, यानी कि उनका सेपरेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये जो सेपरेशन है हम किस बेसिस पे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किस मिक्सचर को हमें पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कौन सी विधि लगानी है। तो देखो स्टूडेंट, जैसे आपने देखा था ना कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तो उन्होंने हमारे साथ एक पॉलिसी खेली, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, यानी कि उन्होंने हमें क्या कर दिया कि फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने हमारे अंदर फूट कब डाली, जब वो हमारी कमजोरियों को, जब उन्हें पता लग गया, ठीक है, तो यानी कि जब उन्हें हमारी प्रॉपर्टीज का पता लग गया, ठीक है, जब उन्हें हमारी कमियों का पता चल गया, तभी तो वो हमें अलग कर पाए। सेम टू सेम यहाँ पर भी ये रूल फॉलो होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, उसके गुण पता होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं और उनके क्या क्या गुण हैं, तभी मैं उसको अलग कर पाऊंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ मेरे पास कोई मिक्सचर है जिसमें कि लोहा प्रेजेंट है, ठीक है, लोहा उसमें उपस्थित है, तो मैं क्या करूंगी, एक चुंबक लूंगी, एक मैग्नेट लूंगी और उससे क्या करूंगी, उसके ऊपर, उस चूरे के ऊपर या जो भी मिक्सचर है उसके ऊपर जब लेके जाऊंगी तो सारी मैग्नेट, सारी जो लोहे वाली चीज़ें हैं वो उसमें से अलग हो जाएंगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ विधियों के बारे में, यानी कि उन तरीकों के बारे में कि जिनसे हम दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हम विधियाँ देखने वाले हैं वो है कि जब हमारे पास जो दोनों ही सब्सटेंस हैं, यानी कि एक मिक्सचर है उसमें जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं, सारे सॉलिड फॉर्म में हैं, तो हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मुझे किसी चीज़ को अलग करना है तो मुझे उसके गुण के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो गुण हमने यहाँ पे कंसिडर किया है वो ये कि ये सारे जो सब्सटेंस है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब उनकी और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने यहाँ पे अलग अलग विधियाँ चूज़ करी हैं, तो हम देखते हैं कि करके डिस्कस करते हैं कि
ये विधि मान लो कोई पहली विधि है तो वो किसके लिए ज़रूरी है, यानी कि हम उस मेथड से किन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फटकना या फिर ओसाना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं विनोइंग। अब देखिए इस विधि से हम उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं जो कि एक चीज़ बहुत हल्की हो और दूसरी चीज़ बहुत भारी हो, यानी कि हल्की और भारी पदार्थों को अलग करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, फटकने का, जिसका एक और नाम होता है ओसाना या फिर जिसको हम बोलते हैं विनोइंग। देखिए विनोइंग में क्या होता है, जैसे कि आपने घरों में भी देखा होगा कि जब मम्मी वगैरह दाल या चावल साफ़ करती हैं तो वो ऐसे थाल को फटकते हैं, ठीक है। तो फटकने से होता क्या है कि जो हल्की चीज़ें होती हैं, जो उसमें घास वगैरह होती है, वो सब निकल के प्लेट में आगे आ जाती है और फिर हम उसको फूंक मार के आगे से उड़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो हल्की चीज़ें थी ना वो फटकने से क्या हो जाती है, आगे चली जाती हैं, आगे जाके गिर जाती है और भारी चीज़ वहीं पे रह जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। जनरली ये प्रोसेस आप कहाँ पे देखोगे कि जब हम जो गेहूँ होता है, ठीक है, उससे जब हम उसकी भूस को अलग करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोसेस बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भूस होती है ना वो बहुत हल्की होती है, वो आराम से हवा के साथ उड़ जाती है, लेकिन जो गेहूँ होते हैं वो हमारे वहीं के वहीं रह जाते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विनोइंग। तो देखो अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पता थी कि इस मिक्सचर में एक चीज़ हल्की और एक चीज़ भारी है, इसीलिए हमने यहाँ पे विनोइंग का यूज़ करा। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेशिंग। इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों को इसी तरीके से बोला जाता है। इसमें क्या होता है थ्रेशिंग में मेनली कि जो हमारे अनाज होते हैं, ठीक है, उनको हम जो जो वो डंडियाँ होती हैं, यानी कि जिन पौधों पे वो लगे हुए होते हैं, उन पौधों में से, ठीक है, जब हम उन्हें अलग करना होता है तब हम थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जौ की जो बाली होती है या गेहूँ की जो बाली होती है, उसमें क्या करते हैं कि एक हमने उनको तोड़ लिया, उनका हमने बंडल बना लिया, और जैसे मान लो कि मैंने ये बंडल बना लिया और इसको मैं ज़मीन पे दे के ज़ोर ज़ोर से मारूंगी तो होगा क्या कि जो हमारे ग्रेन्स होंगे, ठीक है, वो अलग हो जाएंगी, और जो पूरी लंबी लंबी वो बालियां हैं, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं ना जैसे जौ की बाली, तो वो क्या हो जाती हैं, वो अलग रह जाती हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग, यानी कि उन लंबी लंबी स्टिक्स को बहुत तेज तेज किसी हार्ड चीज़ पे हिट किया जाता है, चाहे वो फ्लोर हो सकता है, चाहे कोई और हार्ड चीज़ होती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे अनाज होते हैं वो उन बालियों में से निकल आते हैं। इसके बाद है बीनना, हैंड पिकिंग। ये तो अपने घरों में भी देखते हैं कि जब हम मम्मी जो होती हैं दाल चावल बनाती हैं घर में, तो वो एक बार दाल को ऐसे प्लेट में करके बड़े से थाल में करके देखती है ना कि उसमें कोई किंकड़ वगैरह तो नहीं है, यानी कि जिसको हम चीज़ों को हाथ से चुग लेते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में हैंड पिकिंग। जनरली इसमें क्या होता है, हैंड पिकिंग में हम वो चीज़ें उन मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं जिसमें जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस होती हैं उनकी जो मात्रा होती है काफ़ी कम होती है। जैसे कि दाल में एक आध कोई कंकड़ पत्थर आ गया छोटी छोटी, तो उसको अलग करने के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीविंग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चालना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम अपने घरों में रोटियां बनाते हैं तो उसको हम रोटियां बनाने से पहले आटे को छानते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो गेहूं के मान लो कुछ दाने रह गए हैं, जो हमारे पास जो उसके येलो येलो सा कुछ मोटा सा पार्ट होता है वो आपके चलनी के ऊपर आ जाता है, और जो आटा होता है वो आपका परात में बर्तन में नीचे आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है चालना, यानी कि सीविंग। इसमें जो मोटा है, ठीक है, जो चलनी के ऊपर वाला है वो भारी चीज़ वो ऊपर रह जाती है, जो मोटी चीज़ है जो कि चलनी से पार नहीं हो सकती वो ऊपर रह जाती है, और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो उस चलनी से नीचे निकल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। अब देखिए इस प्रोसेस से हम उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं जिसमें कि एक प्रोसेस क्या हो, एक जो सब्सटेंस है वो क्या हो सके, सबलाइम हो सके। सबलाइम का मतलब होता है, ऊर्ध्व का मतलब होता है कि जिसमें कि एक चीज़ क्या हो सकती है, उड़ सकती है, जो कि वॉलेटाइल होती है नेचर में। जैसे कि हम कपूर की बात कर लें, या फिर जो आपके पास फिनॉल की नेथलीन बॉल्स होती हैं उनकी बात कर लें, तो उन वाले सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों में से अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं कपूर का और नमक का मिक्सचर ले लूँ, मुझे उसमें से कपूर को अलग करना हो, तो क्या होगा कि कपूर तो उड़ जाएगा, ठीक है, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, और जो नमक है वो नीचे ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो हर एक विधि का, ठीक है, अपना क्या है, अपना एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। और उस विधि को हमने क्यों बनाया गया, ताकि वो जो मिक्सचर है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही इन विधियों को बनाया गया है। तो ये कौन सी थी हमारी, कि जब ठोस पदार्थों में से हमें किसी ठोस पदार्थ को ही अलग करना हो। अब हम चलते हैं कुछ और विधियों की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ है, किसके अंदर, द्रव के अंदर, यानी कि एक लिक्विड है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि अघुलनशील है, इनसॉल्यूबल है, तो उन चीज़ों को हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं, उसकी भी हमारे पास 3 विधियां मेनली होती हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है हमारे पास तलहटीकरण,
या फिर जिसको हम बोलते हैं निथारना, इंग्लिश में इन चीज़ों को बोला जाता है सेडिमेंटेशन या फिर डिकेंटेशन। देखिए अब इसमें क्या है, जैसे कि अगर मैं बालू का या रेत का एग्जाम्पल ले लूँ, तो अगर एक टाइम के बाद आपने मान लो कि पानी में बालू को घोला, अब पानी जो बालू है, जो रेत है, वो तो घुलेगा नहीं पानी में, तो अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल बिना छेड़े अगर आप उसको छोड़ देंगे तो होगा क्या, एक टाइम के बाद आप देखोगे कि जो रेत है, ठीक है, जो सारी की सारी बालू है, वो क्या होगी, उसकी तलहटी पे यानी कि जो उसकी बेस है उस पर बैठ जाएगी। और हम क्या कर सकते हैं कि पानी को, ठीक है, ऊपर से आराम से निकाल कर, और जो बालू है वो नीचे नीचे रह जाएगी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, निथारना या फिर तलहटीकरण बोला जाता है। ठीक है, सेडिमेंट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना ही सेडिमेंटेशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास छानना, डिस्टिलेशन। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है हमारे पास चाय। हम डेली अपने घरों में चाय बनाते हैं और चाय को हम बनाने के बाद क्या करते हैं, छानते हैं। उससे होता क्या है कि जो चाय की पत्ती होती है, जो अदरक होती है और जो हमारे पास इलायची के छिलके होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, वो तो चलनी के ऊपर ही रह जाते हैं और जो चाय है वो हमारे पास निकल के कप में आ जाती है। तो इसमें मेनली क्या करते हैं हम कि एक पतली सी झिल्ली ले लेते हैं और जो सब्सटेंस हमें चाहिए होता है, ठीक है, वो तो नीचे निकल के आ जाता है, जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। इसी प्रोसेस को बोला हमने डिस्टिलेशन। और लास्ट है हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्रण। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में हम लोग क्या करते थे, अभी भी बहुत सारे घरों में, कि हम क्या करते हैं, मलाई को चला के, ठीक है, दूध में से हम क्या, मलाई से क्या निकालते हैं, हम घी निकालते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आज के टाइम में तो क्या हो गया है, हमारे पास ग्राइंडर आ गए हैं, मिक्सी जार्स आ गए हैं, तो हमने मलाई उसमें डाली और हमारा आसानी से जो मक्खन होता है, जो हमारा घी होता है, वो निकल आता है। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि हमारे पास बर्तन होते थे, वो बड़ी बड़ी रही होती थी, ठीक है, दादी नानियों से चलाती थी, और उससे होता क्या था कि जो हमारे पास भारी कण होते थे वो तो नीचे बैठ जाते थे, यानी कि जो मट्ठा होती थी, जो उसका दूध होता था, वो तो नीचे बैठ जाता था, और जो मक्खन होता था, जो लाइट पार्टिकल्स होते थे, वो क्या करते थे, दूध के सरफेस पे ऊपर आ जाया करते थे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरह का फोर्स का भी एग्जाम्पल होता है कि जो सारा फोर्स है ना वो किसकी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। तो सेंटर की तरफ फोर्स लगने की वजह से भारी चीज़ सेंटर की तरफ चली जाती है और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो साइडों में आ जाती हैं। यही तो प्रोसेस होता है। यही तो आप देखते हो कि जैसे कि मान लो जब आप मिल्क शेक वगैरह भी बनाते हो तो आपने देखा होगा कि, या कॉफ़ी भी बनाते हो फेंट के, तो वो होता क्या है कि झाग आ जाते हैं ऊपर। तो वो झाग क्या है, वो एक तरह के हल्के पार्टिकल्स हैं जो कि चलाने की वजह से, ठीक है, इतनी तेज़ फोर्स गति की वजह से ऊपर आ जाते हैं, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो ये थे हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है तो उसको लिक्विड में से हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई घुलनशील ठोस पदार्थ है, यानी कि अगर हमने लिक्विड में किसी तरह के सॉलिड को मिलाया और वो पूरी तरीके से घुल चुका है, तब हम उसको कैसे अलग करेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके पास फिर से, कि अगर हम पानी में नमक को घोल देते हैं तो हम कैसे उसको सेपरेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं और उसको पानी को लगातार उसको कंटिन्यूसली क्या करा जाता है, बॉयल करा जाता है, बॉयल करा जाता है, करा जाता है। तो बॉयल करने की वजह से होता क्या है कि जो पानी है वो तो एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, और जो नमक है वो नीचे बच जाएगा। तो यही जो विधि है ये कहलाती है हमारी वाष्पन विधि, यानी कि एवेपोरेशन विधि। यानी कि जो एक चीज़ हमारे पास उड़ सकती थी, जिसका बॉइलिंग जो बॉयल हो सकती थी, हमने उसको उड़ा दिया, ठीक है, उसको एवेपोरेट करवा दिया, और जो नीचे सॉलिड पार्टिकल्स थे, ठोस पदार्थ था, वो हमारे पास रह गया। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे आसवन विधि। अब देखो आसवन विधि का पहला स्टेप तो यही है कि हम इसको ना एवेपोरेट करवा देंगे, लेकिन अब की बार तो क्या था कि जो एवेपोरेट हो रही थी चीज़ें हमने उसको जाने दिया। लेकिन आसवन विधि में क्या होता है कि पहले हमने एवेपोरेट तो करवाया, लेकिन फिर हमने इसी चीज़ का संघनन भी करवा दिया। संघनन माने एक तरह से आप समझ सकते हो कि हमने इसको कलेक्ट करवा दिया, और इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए आप अपने घर में पानी गर्म होने के लिए रखते हैं तो हो, और उसके आप अगर प्लेट ढक दें, तो प्लेट जैसे आप हटाते हो तो प्लेट ठंडा होने के बाद आपने देखा होगा कि उस पर कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, जो पानी एवापोरेट हुआ था अब वो ठंडा होकर वापस से जो गैस में कन्वर्ट हो गया था, अब वो फिर से क्या हो गया है, वाटर में कन्वर्ट हो गया ठंडा होने के बाद। ठीक है, अब ये जो पानी प्लेट पर कलेक्ट हुआ है ना आपकी, ये बिल्कुल एकदम प्योर वाटर होता है। तो जब हमने इन दोनों प्रोसेसेस को मिला दिया, यानी कि पहले हमने पानी को एवेपोरेट करवाया और उसके बाद उस पानी को जब हमने कलेक्ट कर लिया, इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन। वैसे इसको प्रॉपर जो नाम होता है वो होता है क्लासिकल डिस्टिलेशन, क्योंकि डिस्टिलेशन भी हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो आसवन विधि है ये हमारे पास बिल्कुल क्लासिकल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि ये जो विधि है ये हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही पुरानी विधि है, इसलिए इसको क्लासिकल डिस्टिलेशन यानी कि आसवन विधि
बोला जाता है। तो ये तब के लिए है कि जब हमारे पास घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं, यानी कि जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होता है वो कैसा हो, सॉल्युबल हो किसी लिक्विड में, तब हम इन विधियों को यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट विधि की तरफ, जिसमें कि हमारे पास दो लिक्विड हैं और वो जो दोनों लिक्विड है वो इस टाइप के हैं कि वो आपस में सॉल्युबल नहीं है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पानी और तेल, यानी कि वाटर एंड ऑयल। आपने देखा होगा कि जो ऑयल और वाटर है वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। तो उनको सेपरेट करने का तरीका क्या है, मान लो कि अगर आपके पास पानी और जो ऑयल है वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो एक तरह से हम करते क्या है कि उसको फनल में इस तरीके से हम रख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो वाटर है, ठीक है, इस तरीके से एक फनल होगी, उसमें हम रख देंगे, ड्राइंग आई नो बहुत ख़राब है बट समझाने के लिए ठीक है, ठीक है। अब इसको ना ऐसे इस तरीके से स्टैंड पे लगा दिया जाता है और यहाँ पे हमें रख देते हैं बीकर, ठीक। अब ये स्टैंड है यहाँ पे इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि वाटर हैवी होता है तो वाटर तो नीचे रह जाएगा, ठीक है, और जो ऑयल है वो ऊपर, ठीक है, फ्लोट करता हुआ रह जाएगा, वो ऊपर तैरता हुआ रह जाएगा। तो अब क्या करा जाता है, यहाँ पे एक हमारे पास एक तरह से टंकी टाइप में होती है, तो हम उसको खोल देते हैं। अब खोलने पर होगा क्योंकि वाटर नीचे है तो वाटर सबसे पहले आके इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सारा वाटर आके इस बीकर में कलेक्ट हो जाता है, हम इस टैप को, हम इस टंकी को बंद कर देते हैं। तो होता क्या है कि वाटर तो सारा इस बीकर में आ जाता है और जो ऑयल है वो इस फनल में रह जाता है। इस तरीके से हम इन दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को, आपका इसमें नाम नहीं दिया गया है, वैसे इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने पदार्थ की अवस्थाएं, उसके गुण, मिश्रणों को पृथक्करण करना, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी किसी PDF पर पहुंचना चाहते हैं, किसी प्लेलिस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।